गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है 1 अक्टूबर से हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो रहे हैं और सभी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होंगे। तो हमारा जो सिलेबस है हाफ जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम जितने भी 10 या 15 दिन जो हमारे पास है उन दिनों के अंदर हम रिवाइज करेंगे जितने भी चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो संबंधित चैप्टर जो है उसका हम मूल अवधारणाओं को, कुछ मूल जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे दोबारा से उसकी चर्चा करेंगे। आज हम इसकी शुरुआत है वो कर रहे हैं पोल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से। अब राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा संविधान, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। भारत ही नहीं बल्कि कोई भी जो देश है उसमें व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जो है वो ज़रूर पड़ती है, क्योंकि संविधान जो है उसको नियमों का संग्रह कहा जाता है। नियमों का संग्रह का मतलब क्या है? ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है और उसी आधार पर किसी भी देश की सरकार और वहाँ सरकार के द्वारा जनता की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। तो संविधान जो है एक मूल दस्तावेज माना गया है। संविधान जो है एक मूल दस्तावेज माना गया है जिसमें नियमों का संग्रह है और किसी भी नियमों के आधार पर ही किसी भी देश की सरकार जो है कार्य करती है। अब कोई भी जो संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? उसकी आवश्यकता और कोई भी संविधान है उसकी किस प्रकार की जो है वो भूमिका होती है। अब प्रत्येक समाज को सही तरीके से चलाने के लिए या समाज का जो संगठन है, समाज या संगठन जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए या सही तरीके से चलाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं और कुछ नियमों का प्रावधान किया जाता है या उसकी आवश्यकता होती है। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है और विभिन्न प्रकार के खेल जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो उनको सही ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी प्रकार किसी भी देश में कानून व्यवस्थाओं को सही रूप से चलाने के लिए समाज की आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन जो है सही रूप से करने के लिए संविधान में उस संविधान की जो है आवश्यकता होती है। अब क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक सरकार के कार्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और संविधान के अधिकारों में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी जो संविधान है वो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं या जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें। इसमें ऐसी व्यवस्थाएं का संविधान के अंदर की गई है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इसके लिए कानून यानी नियमों, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है उसकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके को पूरा करने के लिए संविधान की
ज़रूरत होती है और उसी के अनुसार भारत जो संविधान है वो क्या है, बदलता रहता है, क्योंकि संविधान के अंदर बदलाव की जो प्रक्रिया है वो दी गई है। समय समय पर जैसे जैसे संशोधन की आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संविधान में बदलाव भी जरूरी होता है। अब नागरिकों की जो आकांक्षाओं के आधार पर देश के निर्माण का जो कारण है वो है संविधान बनता है, क्योंकि संविधान जो है वो आदर्शों का संग्रह है, आदर्शों का मूल रूप है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमने संविधान को, हमारे देश ने जो है संविधान को अपनाया था नए समाज के निर्माण के लिए और राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार के रूप में संविधान का जो है निर्माण किया गया। इसके साथ साथ विभिन्न समुदाय, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो समुदाय रहते हैं, तो विभिन्न समुदायों को मिलकर रहने के लिए, इसके लिए भी देश के प्रति जो लोग हैं वो अपनी सहमति प्रकट के लिए, इसलिए भी ये संविधान निर्माण किया गया था। क्योंकि संविधान के अंदर जो नियम और कानून व्यवस्थाएं जो की गई है वो सभी क्या है, लोगों के अनुरूप है। लोग जनता की भागीदारी को या जनता को मद्देनजर रखते हुए ये सभी व्यवस्थाएं जो है की गई है। तो ऐसी ही बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। प्रतिनिधियों पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से अंकुश लगाने के लिए, इसके साथ साथ मौलिक जो अधिकार हैं उसके रक्षा के लिए और अन्य समुदाय यानी विभिन्न प्रकार के समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के समुदाय जो भारत के अंदर रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अराजकताओं यानी सांप्रदायिकता से बचाने के लिए एक दूसरे समुदाय का दूसरे नीचे दबाने से उसको राहत मिले, यानी कोई भी जो समुदाय है वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर किसी भी प्रकार से प्रभावशाली न हो, हावी न हो, उसकी इच्छाओं को न दबाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है कानून या संविधान के अंदर की गई है। अब हम बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की जो है विशेषताएं क्या है? संविधान जो है प्रारंभिक रूप से हमारे जो है सामने रहा है और प्रस्तावना संविधान का जो प्रारूप है वो किससे शुरू होता है? प्रस्तावना से शुरू होता है। और भारतीय संविधान के प्रमुख या मूल सिद्धांतों का जो वर्णन है वो किसमें है? प्रस्तावना संविधान की जो है प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले हमारा जो संविधान है वो एक विस्तृत और या विस्तृत लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना है, जिसके अंदर प्रमुख तौर से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां दी गई हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 4 थी, जो बाद में बदलकर 4 अनुसूचियां जो है 8 थी और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो यह जो केवल क्या है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की संरचना का जो है विवरण जो है प्रस्तुत करती है। दूसरा है संविधान में संशोधन, लिखित और विस्तृत संविधान। दूसरा है संविधान के अंदर संशोधन। अब जैसे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जनसंख्या जो है बढ़ रही है, व्यक्तियों यानी लोगों, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही है, तो इसमें संविधान के अंदर
बदलाव की जो व्यवस्था है वो की गई है, और किसके अनुरूप? लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप। लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर जो है संशोधन इसमें किए जा सकते हैं, और इसी संशोधन की वजह से भारतीय संविधान को जो है लचीला कहा गया है। तीसरा है एक लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए गणराज्य का जो अर्थ है वो क्या है। भारत में जो संविधान है उसमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य माना गया है। इसमें गणराज्य का है देश का जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। गणराज्य किसमें कहेंगे? जैसे देश का जो प्रमुख है या जो राष्ट्रपति है उसका चयन जनता के द्वारा होता है। इसलिए भारतीय संविधान के प्रमुख देश जो विशेषता है वो है लोकतांत्रिक संप्रभु, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश। भारतीय जो संविधान है उसमें विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो धार्मिक समुदायों के अनुरूप भी है, क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, एक समाजवादी देश कहलाता है। यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर सार्वजनिक वयस्क जो मताधिकार जिसमें 18 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्तियों को सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो सभी लोगों को राजनीतिक रूप से समानता जो है प्राप्त है, और ऐसे प्रावधान जाति, धर्म, रंग, लिंग, शिक्षा और सामाजिक असमानता और भेदभाव का विरोध भी करता है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है जो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान समझता है, और देश के कानून के समक्ष सभी जातियों, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो क्या है? समान है। इसके बाद में संघवाद। अब संघवाद का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से अधिक सरकारें बनती है, एक से अधिक सरकार कार्य करती है। हमारी संविधान में संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, जहाँ देश भर में एक से अधिक सरकारें, सत्र की जो है सरकारें हैं, केंद्र स्तर पे है, राज्य स्तर है, और तीसरा है स्थानीय स्तर। अब केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के लिए अलग अलग प्रकार की सूचियाँ तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो है संघ सूची की। संघ सूची से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कौन करता है? इस पर अधिकार होता है केंद्र सरकार का। दूसरा होता है राज्य सूची। अब राज्य सूची पर कानून और जो नियम बनाते हैं, कानून व्यवस्थाएं जो बनाती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कानूनों के अंदर बदलाव जो किए जाते हैं वो कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। इस पे राज्य जो सूची है इस पे केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, संघ सूची पे राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। अब समवर्ती जो सूची होती है उसमें राज्य और केंद्र व राज्य दोनों प्रकार की सरकारें जो है कार्य कर सकती है, कानून व्यवस्थाएं देख सकती है। लेकिन यदि किसी भी बात को लेकर मतभेद होता है तो सबसे प्रमुखता रहती है वो किसकी रहती है? केंद्र सरकार की रहती है। इसके साथ साथ एक अन्य शक्ति भी आती है या सूची, जिसे अवशिष्ट सूची बोलते हैं, या वो इसका जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है, जो बड़ी क्लासों में है। अवशिष्ट जो सूची का मतलब क्या है? बची हुई जो शक्तियाँ। अब बची हुई शक्तियाँ केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियाँ जो है लेकर वो किसको दे दी गई है?
स्थानीय सरकारों को, स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है, पंचायती स्तर, ब्लॉक समितियों से संबंधित जो कार्यप्रणालियाँ होती है, तो वो कुछ शक्तियाँ जो है पंचायत स्तर को दी जाती है, तो उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। इसके बाद में है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, अब केंद्र जहाँ पे, जिसको बोलते हैं संघ भी बोला जाता है, केंद्र को, केंद्र यानी संघ की जो विधायिका है, जिसे संसद कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर संसद ही क्या है, सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि माना गया है। संसद जो है सर्वोच्च व्यवस्था है भारतीय, तो इस दौरान भारत के अंदर क्या है, संसदीय व्यवस्था है। इसका अर्थ है संसद को सबसे ऊपरी माना जाता है, सबसे ऊपर क्या है, संसद है। तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं संविधान में जो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। हमारे देश में संविधान के अनुरूप सरकार के जो है शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है, जिसमें सरकार के 3 स्तर हैं, 3 सत्र जो है वो माने हैं, या 3 सत्र माने, या 3 प्रमुख अंग हैं। और 3 प्रमुख जो अंग है वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास विधायिका यानी संसद, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। अब संसद, विधायिका यानी जो संसद है वो क्या है, कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को, कार्यपालिका जो है इन कानूनों को क्या करती है, कानून लागू करना। इसका मतलब, और विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, यानी कानून बनाना इसका काम है संसद यानी विधायिका का। कार्यपालिका कानून को लागू करना, और इसके द्वारा लागू किए गए जो कानून हैं उसको किस प्रकार से किया जाता है, या फिर न्यायपालिका होती है वो न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था का जो कार्य है वो कौन कर सकती है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, ताकि सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे पर क्या है, अंकुश लगाता है, ताकि अपनी शक्तियों का जो है वो गलत इस्तेमाल न कर सकें। अब संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मूल रूप से मौलिक अधिकार, नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे उसके आधारभूत जो अधिकार है उसकी संविधान के अंदर गारंटी देता है, जिसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। और प्रमुख रूप से 6 मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को दिए गए हैं या नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार, देश के कानून के समक्ष सभी जो लोग हैं वो क्या है, बराबर है, और व्यक्ति कानून के समक्ष या सामने समान समझा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित हो, क्योंकि छुआछूत जैसी व्यवस्थाओं को या कुरीतियों को, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही
भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का जो अधिकार है वो प्रमुख माना जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय आम नागरिक, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंधित हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबंधित हो, सभी नागरिकों को अपने जो विचार है, विचार व्यक्त करने की या भाषण देने की, अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की आज़ादी दी गई है। तो कहीं भी आने जाने की और कोई किसी भी प्रकार का व्यवसाय और किसी भी स्थान पर रहने की जो है आज़ादी है या स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। गरीब जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, असहाय होते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गरीब जनता का जो है शोषण किया जाता है, नागरिकों को ऐसी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जहाँ पे कानून की जो बनाए नियम है उनका क्या है, उल्लंघन किया जाता है। अब शोषण की जहाँ पे बात की जाए तो शोषण उसको कहा जाता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति या नागरिक जिसको उसकी इच्छा के अनुरूप काम न मिलना और उस काम में किए गए कार्य के हिसाब से उसकी दैनिक मजदूरी न मिलना, तो वो क्या कहता है, शोषण कहलाता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। इसके साथ साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर किसी भी प्रकार का कार्य जो दबाव है वो नहीं बनाया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कार्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद में हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या, क्योंकि भारत का जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा जो देश है चीन के बाद में, जिसमें भारत के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को धर्म की उपासना करके इस कानून सभी धर्मों को क्या है, समान मानता है और उन्हें ऐसे अधिकार देता है भी कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का धार्मिक जो समुदाय को अपना सकता है। इसके बाद में है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक का मतलब क्या है, शिक्षा से संबंधित अधिकार। भारत का जो समाज है वो क्या है, एक बहुधर्मी समाज है, यानी बहुत से धर्म यहाँ पे रहते हैं। धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। हमारा संविधान सभी प्रकार के समुदायों को, उनके लोगों को अपनी स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और अपने प्रकार से उसका संरक्षण करने, अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने की आज़ादी देता है या स्वीकृति प्रदान करता है। अंतिम है हमारा जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य द्वारा किसी भी अधिकारी के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो नागरिकों को दिया गया है। और यह जो अधिकार है वो किसी भी प्रकार की जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं उसके हनन को रोकता है, यानी उसके
ऐसी स्थिति जिसमें मौलिक अधिकारों का जहाँ पे उल्लंघन होता है या हनन होता है तो उस पर रोक लगाने का जो प्रावधान है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा गया है। और ऐसी स्थिति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों की शरण में जा सकता है यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है या उसके संविधान के द्वारा दिए गए उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। और सभी अधिकारियों का एक बंधन से काम करना जिन्हें कानूनी रूप से लागू करने की जो शक्ति प्राप्त है। इसके बाद में हम बात करते हैं, लास्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सबसे पहले इसकी बात करें तो संविधान की आत्मा जो सबसे रूप से वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कहा गया है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व क्या है, हमारा जो संविधान है वो लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को कुछ क्या है निर्देश देता है। क्या देते हैं? निर्देशक यानी कुछ निर्देश देते हैं जो सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लाने के लिए सरकारों की मदद करता है। तो ये जो सिद्धांत है वो सरकार को आदेश देता है भी आम जो जनता है वो गरीबी, आम जनता की जो गरीबी है उसको दूर करे और इसके साथ साथ देश की जो आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का विकास करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों सभी प्रकार की सरकारों को दिया गया है। तो ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं और मूल रूप से मौलिक जो अधिकार दिए गए थे। तो हमारा संविधान होल साइंस का ये फर्स्ट जो चैप्टर है इसके मूल जो रूप थे, मूल तत्व थे, उसकी हमने इसमें चर्चा की है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। डिटेल में हम इसकी चर्चा हमने पीछे जो वीडियो डाली थी उसमें हम कर चुके हैं, क्योंकि एक लेसन को डिटेल से करने के लिए हमसे कम 3 या 4 दिनों की आवश्यकता होती है। 3 या 4 वीडियो उसके अंदर बनाते हैं। तो मूल जो रूप है उसका हमने आज इसमें उस पर चर्चा की है। थैंक यू।